स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियाँ। यह जो टॉपिक है राजस्थान के भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो अरब सागरी अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब इसमें भी हमने दो कैटेगरी की है। इसमें है कि ऐसा अपवाह तंत्र जिस अब इसमें भी है, हमने दो कैटेगरी किए हैं कि एक तो वो नदियाँ जो राजस्थान में अपवाहित होती है, साथ ही आगे जाकर किसी बड़ी नदी में मिलकर वो बंगाल के यानी कि समुद्र में अपना जल गिरा देती है। तो इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र हो गया वो हो गया विस्तृत अपवाह तंत्र, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि भाई नदियाँ किसी स्थान से उद्गम हुई है किसी एक स्थल भाग से और उसी में कुछ दूरी से चक्कर आगे वो विलुप्त हो जाती है या फिर अंतःप्रवाही हो जाती है, यानी कि उनका जो प्रवाह है किसी क्षेत्र विशेष के आंतरिक भाग के अंदर ही होगा। तो ऐसी नदियों को हम बोलेंगे अंतःप्रवाही नदियाँ। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा अंतःप्रवाही नदियाँ भी है। इन अंतःप्रवाही नदियों को हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इसको हम यहाँ एक डायग्राम में देखेंगे। मान लीजिए ये कोई एक एरिया है। इस एरिया में ये कोई ऐसा भाग है या वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में जल की क्वांटिटी है। मान लीजिए इससे अगर कोई नदी उद्गम होती है, यानी कि मान लीजिए झील है, झील हम समझ सकते हैं, किसी झील से किसी एक नदी का उद्गम होता है और ये कुछ दूरी तक आगे बढ़कर आगे चलकर ये अचानक से किसी स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह के अपवाह तंत्र को हम क्या कहेंगे? अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में भी इसी प्रकार का हमें अपवाह तंत्र मिलेगा, जैसे कि हम इसको एक मैप में देख सकते हैं। ये राजस्थान का जो मैप है इसमें हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी ये झील है, कोई स्थान है, यहाँ से कुछ एक जल की एक विस्तृत प्रवाह धारा बहती है और ये नदी का रूप लेते हुए आगे की ओर बढ़ती है। कुछ दूरी तक के अपना दूरी तय करने के बाद में यह विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह के अपवाह तंत्र को हम कहेंगे अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र, यानी कि जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर अंदर प्रवाहित होता है वहीं पर ये विलुप्त हो जाता है। इसका कोई मुहाना नहीं होता है, किसी दूरी पर जाकर किसी बड़े सागर में जाकर ये नदियाँ मिलती नहीं है। तो इस तरह के अपवाह तंत्र को, इस तरह की नदियों को अंतःप्रवाही नदियाँ हम कहेंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आज हम राजस्थान की जो मुख्य जो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान में बहने वाली जो नदियाँ हैं जो कि बाहर जाकर यानी राज्य की सीमा से जाकर किसी बड़ी नदी में मिलकर अपना जो जल है किस में जाकर गिराती है, किसी बड़े सागर में, या फिर अपना जल या कह सकते हैं किसी जो छोटी नदी है वो मुख्य नदी का हिस्सा बनकर आगे जाकर अपना जल किस में गिराती है, बड़े सागर में। तो यहाँ पर आज हम मेजर जो है, आज मुख्य रूप से हम अंतःप्रवाही नदियों का अध्ययन करेंगे जिनका कोई उद्गम स्थान है और कहीं जाकर ये अपने आप ही विलुप्त हो जाती है। अब इसमें जो राजस्थान के अगर जो मुख्य अंतःप्रवाही नदियों की बात करें तो उसमें घग्गर नदी प्रमुख है, दूसरी कातली नदी प्रमुख है जो कि सीकर वाले क्षेत्र में बहती है, यानी शेखावटी क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। एक नदी है काकनी नदी जो कि जैसलमेर में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, और दूसरी नदी है साबी नदी, रूपारेल, मंथा और रूपनगढ़। ये चार नदियों को लेकर आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप आगे जाकर देते हैं तो उसमें जो अंतःप्रवाही नदियां हैं इनको लेकर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य रूप से ये प्रश्न इन चार नदियों से मुख्य रूप से रेल ही संबंधित होंगे, यानी कि इनसे तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अब आज हम इसकी चर्चा करते हैं एक एक कर कर कि अंतःप्रवाही नदियाँ कौन कौन सी है। अगर ऑल ओवर हम राजस्थान में अगर बात करें अंतःप्रवाही नदी प्रणालियों का, तो ये जितनी भी नदियों के मैंने नाम लिए ये प्रमुख हैं। अगर विश्व में कुल जल राशि की बात की जाए तो 97.3% भाग महासागरीय जल है जो कि क्या है, लवणीय है। बाकी जो शेष भाग है वो है पीने योग्य जल, स्वच्छ जल इसको हम कहेंगे, ताज़ा जल इसको हम कहेंगे, जो कि नदियों के रूप में मौजूद है और यह वर्षा जल के रूप में भी हमें प्राप्त होता रहता है। शेष जो 2.7% जो जल है वो किस रूप में है? नदियों में, नहरों में, तालाबों में, नलकूप में वर्षा से प्राप्त होने वाला जल। मात्र ये जल जो है पीने योग्य है।
अगर राजस्थान में विसर्जन के आधार पर हम 3 तरह का अपातंत्र देख सकते हैं, यानी कि जो विसर्जन है, विसर्जन का मतलब नदी का जल कहाँ पर जाकर गिर रहा है, कहाँ पर जाकर विसर्जित हो रहा है, उस विसर्जन के आधार पर राजस्थान में हम कितने प्रकार का अपातंत्र देखेंगे? 3 तरह का अपातंत्र इसमें हम देखेंगे। अब इसमें हम जो है देखेंगे सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अंतर प्रवाही नदियाँ किसे कहते हैं? वे नदियाँ जो अपना जल अगर यह महासागर में नहीं डालती है, महासागर में जाकर अपना जल नहीं गिराती है और ये किसी जमीन में आगे चलकर कुछ दूरी तय कर कर विलुप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवाह कहेंगे। और इस क्षेत्र एवं वो नदियाँ आंतरिक प्रवाही नदियाँ कहलाएगी, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार की नदियाँ हमें देखने को मिलती है वह अंतर प्रवाही क्षेत्र कहलाएगा, और इस प्रकार के प्रवाह को हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहेंगे। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, यानी कि दूसरा जो प्रकार है वो है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं या विसर्जित करती हैं, ऐसी नदियों को हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ कह सकते हैं, या फिर इस प्रकार के प्रवाह को हम अरब सागरीय प्रवाह तंत्र कहेंगे। तीसरा जो भाग है वह है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। वे नदियाँ जो अपना जल किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अपना मुहाना इनमें इनका होगा एक इन नदियों का, जो कि अपना जल किस में जाकर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं है कि कोई नदी है उसका उद्गम हुआ तो सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिरा है, नहीं। अगर यह नदी कोई नदी आकर यह प्रवाह होती है कुछ दूरी तक जाकर, और जो एक नदी है जो कि किस में जाकर मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है, और ये जो गौण नदी है ये मुख्य नदी में आकर मिलती है, तो ये भी तो किसका हिस्सा हुई? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का, क्योंकि इसका जल भी आगे जाकर मुख्य नदी में मिलकर किस में जाकर गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। इसलिए यह नदी भी नंबर 1 नदी, यानी कि यह भी किसका पार्ट होगी? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का। तो यह समझने योग्य बात है। अब इसमें है कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर पूछी जाती है जो कि संबंधित है अपवाह तंत्र से, जिसमें शब्दावलियाँ हम इसको कह सकते हैं, जो अक्सर लगातार एग्जाम में आपसे जो लघुतात्मक प्रश्न है उसके रूप में पूछी जाती है, जिसमें खादर है, बांगर है, भाबर और तराई है। यानी कि खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, भाबर व तराई किसे कहते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगर खादर की बात करें तो यह वह क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष बहती है और अपनी जो उपजाऊ मिट्टी है जो नदियाँ बहा कर लाती है उन्हें क्या कर देती है? उस भूमि पर बिछा देती है। तो इस तरह से जो नवीनतम जो मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, उससे निर्मित मैदान को हम क्या बोलेंगे? खादर कहेंगे। और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी के मैदान होते हैं कि क्योंकि इनमें जो होता है, जो सॉइल होती है उसकी अपर मोस्ट जो फर्टाइल लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है वो बिछी होती है, जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस प्रकार की नदियों को हम क्या कहेंगे, या सॉरी इस प्रकार के स्थानों को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के मैदानों को हम खादर बोलेंगे। संक्षिप्त शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जो कि किससे निर्मित है? नवीनतम जलोढ़ मैदान से निर्मित है, वो क्या कहलाएंगे? खादर कहलाएंगे। दूसरा है बांगर। बांगर में जो है उसमें वह क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जहाँ पर वर्तमान में कोई नदी नहीं बहती, परंतु कुछ वर्षों पहले या कुछ समय पहले यहाँ पर ये क्या थे? खादर थे। यानी कि पुराना खादर जो है, यानी कि जहाँ पर क्या था? पहले नदियों का बाढ़ का जल पहुँचता था परंतु अब नहीं पहुँचता, यानी कि पुरातन जलोढ़ मैदान को हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और ये जो क्या है, धीरे 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 यह क्या होता चला जाता है? उपजाऊ होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ तक बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। तो इस तरीके से सामान्य भाषा में इसको अनुपजाऊ मिट्टी वाले मैदान को, जिसमें कंकड़ मिट्टी पत्थर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनको हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। अगला जो भाग है वो है भाबर और तराई। यह हिमालय से आने वाली गंगा और गंगा नदी की सहायक नदियाँ जब अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों को जमा देती है तो एक विशाल क्षेत्र बनाती है मुहा, मतलब जैसे पहाड़ों से नदियाँ मैदानों में प्रवेश करने वाली होती है, तो तीव्र ढाल के कारण कंकड़ मिट्टी पत्थर क्या होते हैं? उनके तलवों में, यानी पहाड़ों के तलों में जमा हो जाते हैं। और इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये विशाल इनका जमाव कर देती है। और कंकड़ मिट्टी पत्थर में आप देखते हैं जब भी हम कोई पानी डालेंगे
तो हमें बहता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि क्या करती है, रेत और मिट्टी कंकड़ क्या करते हैं, जल को परकोलेट कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, यानी कि नीचे उनके अंदर से पानी बहता हुआ दिखाई देता है। तो इसी भांति जो नदियों द्वारा जो बहा कर लाया गया जल है, वो इन कंकड़ मिट्टी पत्थर वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो पानी कहीं चला गया, परंतु वास्तव में वो जल वो रेत और कंकड़ पत्थर के नीचे क्या होता है, बह रहा होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, भावर क्षेत्र कहेंगे। और बाद में ये क्षेत्र जो है आगे जाकर, मतलब ये क्या है, आगे जाकर ये पानी बाहर आता है और एकदम से दिखाई देता है, तो वहाँ पर दलदली क्षेत्र विकसित हो जाता है। और इस प्रकार के दलदली क्षेत्र को हम कहेंगे तराई क्षेत्र, जो कि सघन वन वाला, मक्खी मच्छर वाला दलदली क्षेत्र होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई पर्वत पठार है, यहाँ से नदियाँ आ रही है, ये है पर्वतों का तीव्र ढाल, और जैसे ही नदी इन ढालों से होते हुए तीव्र वेग के साथ में कहाँ प्रवेश करेगी, निम्नवर्ती ढाल वाले क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों से नदियाँ क्या करेंगी, क्या करती है, नदियाँ अपर्दन का काम करती है। इन पहाड़ों को, पर्वतों को काट कर इनके साथ में क्या आएंगे, कंकड़ मिट्टी पत्थर, यानी कि जो जलोढ़ यानी कि जो पर्वतों के अपरदित पदार्थ होंगे, वो भी नदी के साथ, जल के साथ क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसे ही ये नदियाँ कहाँ प्रवेश करेगी, नदी का जो पर्वत का जो ढाल वाला क्षेत्र है, जहाँ पर निम्न ढाल यानी कि इनकी तली में, तली में आते ही इनका वेग क्या हो जाता है, तीव्र ढाल की वजह से कम हो जाता है, मंद हो जाता है। और ये नीचे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते वक्त अपने साथ लाए हुए जो कंकड़ मिट्टी पत्थर होते हैं, इनको कहाँ जमा कर देती है, पर्वतों की तलीय क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में अचानक से जो है ना, क्या होता है, जो नदी का जल होता है वो इन कंकड़ मिट्टी पत्थर वाले क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है, इनके अंदर होकर गुम्फित होकर बहता है। गुम्फित का मतलब अंदर। आप कभी भी घर पे ऐसा देख सकते हैं कि एक रेत वाला क्षेत्र है या कंकड़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, पत्थर वाला, उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी आपको दिखाई नहीं देगा। उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक रेत या कट पत्थर है, वो उनके नीचे होकर प्रवाहित होता रहेगा। परंतु जैसे ही कोई बिल्कुल क्लीन एरिया आया, बिल्कुल प्लेन एरिया आया जहाँ पर मिट्टी है केवल मात्र, तो ऐसे क्षेत्र में उन्हें अचानक से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल इसी भांति इन कंकर वाले क्षेत्र में यहाँ पर नदियाँ गुम्फित होकर बहती है, जिनको हम कहते हैं भाबर। और जैसे ही ये नदियों का जल इस क्षेत्र से बाहर की ओर आता है, जहाँ पर इन कंकड़ पत्थरों का अभाव होता है, तो उन क्षेत्रों में अचानक से जल के बाहर आने की वजह से दलदली क्षेत्र विकसित हो जाता है, जो कि सघन घास वाला हरा भरा क्षेत्र होता है। इसको हम कहेंगे तराई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाबर और तराई में क्या अंतर है। तो अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खादर किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं और तराई किसे कहते हैं। इन चारों में अंतर कर स्पष्ट होना आपके लिए ज़रूरी है। अक्सर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो चित्र सहित आप इसको स्पष्ट करें। अब आती है बात कि राजस्थान में जो नदियाँ हैं, अंतर प्रवाही नदियाँ, उनको हम आज एक एक करके देखेंगे। जिसमें है सबसे पहली नदी काकनी नदी, इसको हम काकने नदी भी कहते हैं। और जो राजस्थान की जो स्थानीय भाषा है जैसलमेर में, अगर जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ये एक जीके का प्रश्न है कि मसूरदी नदी किसे कहते हैं। और यह आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कही जाती है राजस्थान में, जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से होता है, और थोड़ी दूर चलकर यह मीठी खाड़ी नामक स्थान पर जमीन में विलुप्त हो जाती है। मीठी खाड़ी नामक जमीन पर स्थान पर यह विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये केवल 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये एक छोटी सी झील है, बुद्ध झील, उससे ये नदी, ये उसमें जाकर ये मिल जाती है। दूसरी नदी है कातली नदी। कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों में होता है, जो कि कौन से ज़िले में है, राजस्थान के सीकर ज़िले में है, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। यह नदी सीकर झुंझुनू में बहते हुए चूरू की सीमा पर जाकर यह विलुप्त हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शेखावटी क्षेत्र में बहने वाली यह अंतर्प्रवाही प्रमुख नदी है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न जीके में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी हुई थी, तो वो है कांकली नदी। तीसरी है साबी नदी।
साबी जो नदी है ये जयपुर जिले में स्थित सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होती है और यहाँ से निकलकर ये अलवर में बहने के बाद ये हरियाणा के गुड़गांव रेवाड़ी तहसील के पटौदी नामक स्थान पर रेत में विलुप्त हो जाती है। यानी कि मुख्य रूप से राजस्थान के दो जिलों को कवर करती है, एक तो जयपुर और दूसरा अलवर। और ये कहाँ जाकर विलुप्त होती है? हरियाणा में जाकर ये विलुप्त होती है। अगला है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम भी किसमें होता है? जयपुर जिले से होता है, मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से। और जयपुर नागौर में बहते हुए ये उत्तर की ओर से सांभर जिले में मिल जाती है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि मंथा वह नदी है जो सांभर झील में उत्तर की ओर से मिलती है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जयपुर जिले से हुआ है। और आगे बढ़कर एक किस में जाकर गिर जाती है? सांभर झील में जाकर। कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा की ओर से। दूसरी है रूपनगढ़ का नाला। ये नाला ही है क्योंकि बहुत छोटी सी नदी है ये। इसका उद्गम होता है अजमेर जिले के किशनगढ़ की पहाड़ियों से और ये अजमेर और जयपुर में बहते हुए दक्षिण की ओर से, ये आप प्रश्न ध्यान रखें, दक्षिण की ओर से सांभर झील में विलुप्त हो जाती है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है मंथा नदी और सांभर झील में मिलने वाली, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ की नाला नदी या रूपनगढ़ नदी। अब चौथी नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा क्योंकि ये राजस्थान की सबसे मुख्य अंतर्प्रवाही नदी है और ऐसा माना जाता है कि इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से स्थित कालका माता मंदिर के समीप से होता है। और यह नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये राजस्थान की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है अंतर प्रवाह क्षेत्र की, तो घग्गर नदी है जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। यह राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि यह नदी जो है राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। और इसमें अगर बात की जाए घग्गर नदी, इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी भी है। यानी कि कहा जाता है जो कि सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है, तो ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि सरस्वती नदी के अंश के रूप में ये घग्गर नदी मौजूद है। यानी कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ही रूप है। इसे नट नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पंजाब और हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। और तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीचे झील है, यानी कि जिसका समुद्र तल से जो ऊंचाई यानी कि जो स्लोप है वो बहुत ही निम्न है। और सबसे ऊंची झील जो है नक्की झील सिरोही में है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। यह नदी हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा से आगे बहते हुए भटनेर मैदान में विलीन हो जाती है। परंतु ऐसा वर्षा के समय इसमें कुछ अलग ही परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्षा अधिक हो जाने के कारण कभी कभार इस घग्गर नदी में सूरतगढ़ या अनूपगढ़ में विलुप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें बाढ़ जब आती है वर्षा काल में, तब ये इसका पानी पाकिस्तान के बहावलपुर जिले तक प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसका जो अंतिम प्रवाह है, यानी कि जिसका जो लास्ट जिसका प्रवाह है, वह फोर्ट अब्बास है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि वैसे तो राजस्थान में विलुप्त होती है, परंतु जब वर्षा काल में इसमें पानी बढ़ जाता है, इसमें बाढ़ आती है, तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है इसको। दूसरी है, अगली नदी है रूपारेल नदी। तो इस नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। और रूपारेल नदी को लसस्वारी नदी भी स्थानीय भाषा में कहते हैं और युवरा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह नदी पूर्व में बहते हुए कुसूरपुर नामक स्थान पर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। यानी कि उद्गम तो हो रहा है अलवर जिले से और ये विलुप्त कहाँ हो रही है? भरतपुर जिले में। तो ये था अंतर प्रवाह, राजस्थान की अंतर प्रवाही नदियाँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थी वो आपको बता दी गई है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं इनमें उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी किसमें? सांभर झील में, वो है मंथा। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली सांभर झील में नदी है वो है रूपनगढ़। तो इसका आप ध्यान रखें। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो यहाँ पर इस टॉपिक से काफ़ी निकल कर आते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो
तो नहीं समझ में आता है ये टॉपिक, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगले जो टॉपिक होगा इसको ही कंटिन्यू करते हुए हम राजस्थान के आबोहवा तंत्र में अरब सागरीय नदी आबोहवा तंत्र का हम डिस्कशन करेंगे। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।